तो मूवी स्टार्ट होती है जॉन और कैरन से, एक मैरिड कपल जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। यहाँ तक कि ये लोग डिनर भी अलग-अलग रूम्स में करते हैं। बस ये दोनों साथ में टीवी देख लेते हैं। आज भी टीवी देखते हुए न्यूज से इन्हें एक अजीब वायरस के बारे में पता चलता है जो तेजी से दुनिया में फैल रहा था। जॉन कहता है कि ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का फैलाया हुआ रायता है, उन्हीं की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और इस सब को पेंडेमिक का यानी वबा का नाम दे रही है। कैरन को जॉन की बातें बकवास लगती हैं और वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। इससे गुस्से में जॉन यहाँ से उठकर चला जाता है और फिर कैरन को याद आता है कि उसे तो जॉन से कुछ जरूरी बात करनी थी। अब वो सोचती है कि वो बात सुबह को ही कर लेगी। सुबह उठते ही जॉन अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लग जाता है और तब वो वॉशरूम में एक बहुत बड़ा सा सुराख देखता है। क्या हो क्या रहा था ये देखने के लिए वो तेजी से अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है और पीछे से कैरन चिल्लाती रह जाती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। बाहर जाकर उसे पता चला कि रात में उनकी बिल्डिंग में प्लेन क्रैश हुआ था जिसकी उनको खबर भी नहीं थी। उसके आसपास के अपार्टमेंट्स काफी जल गए थे लेकिन उनका अपार्टमेंट फिलहाल सेफ था। यहाँ पर एक और शॉकिंग न्यूज उसे ये पता चलती है कि जिस वायरस की न्यूज उसने रात में सुनी थी वो वायरस अब तेजी से फैल रहा था। सबसे सेफ था अपने घरों में बंद रहना। वो ऊपर आकर ये बातें सारी कैरन को बताता है। पहले तो कैरन को भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता और फिर यहाँ पर अचानक से सायरन्स बजने लग जाते हैं। कैरन और जॉन विंडो में जाकर दिखते हैं तो सच में उन्हें बाहर इन्फेक्टेड हुए लोग दिखते हैं जो अब ज़ॉम्बी में बदल रहे थे और वही ज़ॉम्बीज अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों पर हमला कर रहे थे। ये लोग जल्दी से टीवी ऑन कर न्यूज़ लगाते हैं और इन्हें इसी वायरस और ज़ॉम्बी बने लोगों के बारे में बताया जाता है और वार्न किया जाता है। सबको कहा जा रहा था कि अगर सेफ रहना है तो उन्हें घरों में बंद रहना होगा। कैरन फौरन से उठती है, किचन में जाती है और चेक करती है कि उनके पास कितना फूड है। उनके पास तो इतना खाना भी नहीं था कि 1 से 2 दिन ये लोग इस घर में बंद रह पाते। जॉन की एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे टेंशन से वॉमिटिंग होने लगती है। जब वो वापस आती है तो कैरन उसे रिलैक्स करती है और समझाती है कि हमें हौसले से काम लेना होगा। देखो हम लोग आसपास के घरों में जाकर उनके घरों से फूड चुरा लेंगे। जॉन अजीब नजरों से कैरन को देखता है तो कैरन उसे कहती है, हाँ इसमें गलती क्या है, देखो सारा शहर बंद पड़ा है, कोई पुलिस नहीं आने वाली यहाँ पर। बहुत से लोगों ने तो अपने अपार्टमेंट्स भी छोड़ दिए हैं और अपने सर्वाइवल के लिए चोरी करना चोरी नहीं कहलाता। काफी देर मना कर वो जॉन को दूसरे घरों से चीजें लेने के लिए भेज देती है और ये भी कहती है कि एक मरतबा तुम जाओ, अगली मरतबा मैं जाऊंगी। जॉन उसकी बात मानकर निकल जाता है और कुछ ही देर में काफी सारा खाना लेकर घर वापस लौटता है। कैरन हैरान थी तो जॉन ने बताया कि उनके घर के बिल्कुल सामने वाले अपार्टमेंट में कोई भी नहीं था, अपार्टमेंट भी खुला था, इसलिए वो आसानी से सारी चीजें उठा लाया। अब कैरन को बाहर जाना था। कैरन थोड़ी डरपोक थी लेकिन वो जॉन को शो नहीं करवाना चाहती थी। वो हेलमेट पहनती है, अपने जूतों और अपने बाजुओं पर टेप के साथ कुछ चाकू बंधवा लेती है ताकि अगर कोई भी ज़ॉम्बी उसके सामने आ गया तो वो उससे अच्छे से लड़ पाए। अब की बार कैरन भी काफी सारी चीजें चुरा कर लाई थी और अब जिस तरह उसने अपनी प्रोटेक्शन की थी बिल्कुल वैसे ही वो जॉन को तैयार करके कहती है कि जाओ तुम सामने वालों का बड़ा एलसीडी उतार लाओ, क्योंकि दोनों को ही टीवी देखना बहुत ज्यादा पसंद था। ये लोग अपने नेबर्स का टीवी अपने घर में इंस्टॉल कर लेते हैं और उसे जब देखने के लिए बैठते हैं तो पता चलता है कि आज न्यूज की ये लास्ट ब्रॉडकास्ट होने वाली थी। इसके बाद न्यूज चैनल पर कोई न्यूज नहीं आएगी क्योंकि वो सब भी सेफ्टी के लिए अपने घरों में बंद हो जाएंगे। अलबत्ता करंट सिचुएशन का पता रेडियो से चलता रहेगा। ब्रॉडकास्ट के खत्म होने से पहले सभी लोगों को वार्न किया जाता है कि वो लोग अपने घर में ही रहें और किसी से भी फिजिकल कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि इस तरह ज़ॉम्बी वायरस के फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ देर बाद स्ट्रीट्स पर ऐलान होता है कि जितने भी लोग यहाँ पर बचे हैं यानी जो सर्वाइवर्स हैं वो अपनी विंडोज पर क्रॉस का मार्क बना दें ताकि उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। कैरन और जॉन भी फौरन टेप से अपनी विंडो पर बड़ा सा एक्स बनाते हैं लेकिन 2 मरतबा हेलीकॉप्टर्स उनके घर के करीब गुजरने के बावजूद भी उन लोगों को नोटिस नहीं कर पाते और इस चीज से दोनों ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं और जॉन दुख में दोबारा सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कैरन ने अपने घर में बहुत सारा सामान जमा कर लिया था। बहुत सारा सामान तो इसमें ऐसा भी था जो उन्हें सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए था, जैसा कि बहुत सारे महंगे कपड़े और चीजें जो कैरन सामने वाली नेबर की चुरा लाई थी। जॉन को तो चोरी करना पहले ही अच्छा नहीं लग रहा था। वो कैरन से कहता है कि जब पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो हम ये सारी चीजें उन्हें वापस कराएंगे। कुछ देर गुजरती है और उन्हें अपनी बिल्डिंग के अंदर से ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आने लगती है कि दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पहले अपने घर के सारे विंडोज़ और डोर्स लॉक करते हैं और फिर भी जब इनकी टेंशन ख़त्म नहीं होती तो ये लोग अपने घर में
ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए जितनी भी चीज़ें मौजूद थी उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह हर किस्म की सीजर, नाइफ, हथौड़ी को एक टेबल पर रख देते हैं और साथ ही जॉन कैरन को ये भी सिखाता है कि एक सादा लाइटर और स्प्रे को कैसे फायर गन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाया जा सकता है। जबकि कैरन जॉन को सिखाती है कि किस तरह उनके पास पड़ी हुई आम चीज़ें, जिस तरह फ्लोर भी अगर सामने वाले के मुंह पर फेंक दिया जाए तो वो उसे टेम्परेरी ब्लाइंड करने के काम आ सकता है। अपनी सारी तैयारी करने के बाद ये दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के साथ कार्ड्स खेलने लग जाते हैं और इतनी ही देर में इन्हें रेडियो पर गवर्नमेंट मैसेज सुनाया जाता है। सबको बताया जाता है कि ये पेंडेमिक दुनिया के सिर्फ कुछ हिस्सों में फैला था। गवर्नमेंट और मिलिट्री जल्द ही इस सिचुएशन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई कहीं पर भी बंद ना हो। सभी लोगों को कहा जा रहा था कि वो लोग अपने घरों के अंदर रहें। जिस जगह पर पेंडेमिक है वहाँ पर फंसे हुए लोग अपने घरों के बाहर एक्स का निशान बनाएं ताकि उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। ये काम तो इन दोनों ने कब का किया था पर कोई उन्हें अभी तक रेस्क्यू करने नहीं आया। इसी चीज को लेकर कैरन बहुत ज्यादा उदास थी, पर जॉन पॉजिटिविटी शो करता है और उसे समझाता है कि पेंडेमिक कुछ ही दिन की बात है। दुनिया में ऐसे कितने ही पेंडेमिक आए हैं और आकर चले गए हैं। लोग मारे तो जाते हैं लेकिन ह्यूमैनिटी फिर भी सरवाइव कर जाती है, यानी कुछ ना कुछ इंसान जरूर बच जाते हैं। इतनी मुश्किल घड़ी में भी जॉन की ये पॉजिटिव बातें कैरन को और गुस्सा दिलवा रही थी। इन बातों की डिप्रेशन में कैरन अल्कोहल पीने लग जाती है और जॉन उसे डांटता है कि सुबह सुबह कौन ड्रिंक करता है। उसका ये कहना था कि कैरन फट पड़ी और बोली, इतने साल हो गए हैं हमें एक साथ रहते हुए, पिछले कई महीनों से डिप्रेशन में मैं सुबह को ड्रिंक करती हूँ और तुम्हें आज पता चल रहा है। जॉन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। कैरन को हौसला देने के लिए वो कैरन के पास गया और कैरन उसे स्टोर रूम में ले आई जहाँ पर हर जगह उनकी बेटी की ही चीजें थी। जॉन को आज समझ आया कि कैरन अपनी बेटी के डिप्रेशन में थी। उनकी बेटी पैदा होते ही मर गई थी और उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से कैरन माँ भी नहीं बन सकती थी। ये डिप्रेशन उसे अंदर अंदर से खा रहा था। उसके डिप्रेशन की वजह से वो ज्यादा नेगेटिव बातें कर रही थी। वो जॉन से कहती है, जितना कुछ बुरा मेरे साथ हो रहा है मैं जानती हूँ कि हम लोग भी मारे जाएंगे, पर जॉन उसे समझाता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हम दोनों हैं ना एक दूसरे के पास, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये अब अपने आप को ट्रेन करेंगे ताकि अगर ज़ॉम्बीज़ का उनके ऊपर हमला हो भी जाए तो वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हों। रोज दोनों काफी सारा टाइम एक्सरसाइज करने में, अपनी बॉडीज को मजबूत करने में और लड़ने की प्रैक्टिस में गुजारना शुरू कर देते हैं। इस नए एम्बिशन ने इन्हें अच्छा खासा मसरूफ कर दिया था। एक दिन एक्सरसाइज करते हुए उनके दरवाजे पर नॉक होता है। ये दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगा था कि रेस्क्यू टीम हो गई, लेकिन जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला तो पता चला कि वो ज़ॉम्बीज़ थे और इनके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कैरन फौरन ही दरवाजे पर जोर लगाते हुए दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है और जॉन धक्का देते हुए ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकाल लेता है और तकरीबन 5 मिनट की कोशिश के बाद ये लोग अपने घर को दोबारा सिक्योर कर लेते हैं। काफी देर तक तो उन्हें यकीन नहीं आया था कि उनके साथ हो क्या गया। ये लोग आकर अब दूसरे रूम में बैठ जाते हैं जहाँ इन्हें दोबारा रेडियो से पता चलता है कि साइंटिस्ट वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो वैक्सीन सभी सर्वाइवर्स को लगाई जाएगी ताकि ज़ॉम्बी वायरस उनके ऊपर हमला ना करे। इन सारी बातों के बावजूद भी अब कैरन और जॉन की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये दोनों अपनी परेशानी को कम करने के लिए सिगरेट भी पीते हैं, पर सिगरेट से जब उन दोनों का कुछ नहीं बनता तो कैरन एक ड्रग उसके सामने लेकर आती है जो वो अपने नेबर्स के घर से चुरा कर लाई थी। जॉन उसे डांटता है लेकिन अपनी परेशानी में आखिर वो भी ड्रग्स ले लेता है। एक सुबह कैरन की आंख शूट की आवाज से खुलती है। उठकर जब उसने देखा तो जॉन ने गन चलाने की प्रैक्टिस करने के चक्कर में उसकी मॉम का दिया हुआ वाज तोड़ दिया था, इसीलिए वो जॉन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। गुस्सा करने के बाद कैरन नहाने चली जाती है और दिखती है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बिल्कुल उनकी बिल्डिंग के ऊपर से होते हुए गुजर गए और उनके स्ट्रीट पर रुके भी नहीं सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने के लिए। दिन ब दिन ज़ॉम्बीज़ का शोर भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग और टेंशन में आ जाते थे। टेंशन को कम करने के लिए इन्होंने ड्रग्स का सहारा भी लिया, पर फिर जॉन ने एक दिन कहा, ऐसे नहीं चलेगा, हमें दोबारा अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी होगी। ये लोग एक पंचिंग बैग निकालते हैं और उसे मारते हुए लोगों को मारने की प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ ये लोग अपने टूटे हुए जार के टुकड़े अपने अपार्टमेंट के बाहर भी गिरा देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ इनके अपार्टमेंट में ना आ सकें। और साथ ही ये कुछ अल्कोहल बोतल्स से मिनी बॉम्ब्स भी तैयार करके रखते हैं जिनके अंदर आग लगाते ही वो ब्लास्ट हो जाएंगे। ये सब उन्होंने मुश्किल वक्त की तैयारी के लिए किया था और अचानक ही वो मुश्किल वक्त उन्हें लगा कि आ भी गया जब उनका दरवाजा नॉक हुआ। अब दरवाजा ना खोलने की इनके पास ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि अगर वो रेस्क्यू टीम होती तो उन्हें छोड़कर चली जाती और अगर ज़ॉम्बीज़ होते तो इन्हें मार देते। खैर के अपने आप को पूरी तरह से हमले के लिए तैयार करते हुए थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखते हैं और इन्हें पता चलता है
के सामने उनके नेबर्स थे। दोनों को ही जॉन अपने घर के अंदर बुला लेता है और ये लोग बताते हैं कि इन्हीं की बिल्डिंग के अंदर वो प्लेन क्रैश हुआ था, जिससे बचने के लिए ये दोनों लॉन्ड्री रूम में चले गए और कई दिन तक लॉन्ड्री रूम में ही फंसे रहे। किसी तरह ये लोग मुश्किल से लॉन्ड्री रूम का ऊपर वाला हिस्सा तोड़ते हुए बाहर निकले तो इन्हें पता चला कि उनके पूरे अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर लिया है और अब इनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। तो ये लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। हालांकि बिल्डिंग के और भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स खाली थे, पर उसमें उन्हें रहना ठीक नहीं लगा और इन लोगों ने जॉन के घर के बाहर जब कांच देखा तो ये लोग समझ गए कि जॉन और कैरन अंदर है। इन्होंने यहाँ आने का इसलिए फैसला किया ताकि 4 लोग अगर साथ रहेंगे तो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और ज्यादा पॉसिबिलिटी है खतरे से बचकर रहने की। इन लोगों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए जॉन उनके लिए खाना लेकर आता है, जबकि पीछे से कैरन जॉन को डांटती रहती है, क्या मुसीबत तुमने अपने सर पाल ली है, ये खाना हमने अपने लिए जमा किया है, ऐसे बांटने के लिए नहीं। जॉन उसे समझाता है, कैरन किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। वो कपल जो इनके घर आया हुआ था, वो जब इर्द गिर्द की चीजें देखता है तो वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है, मुझे लग रहा है कि ये टीवी और वो जो ड्रेसेस हैं वो हमारे घर से आए हुए हैं। वो लेडी कैरन से भी इन चीजों के बारे में सवाल कर लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कैरन और उसके हस्बैंड ने ये सारी चीजें चुराई हैं, पर कैरन मानने से इनकार कर देती है। हालांकि सच यही था कि उसने ये चीजें चुराई थी। इन बातों के बाद कैरन का दिल चाह रहा था कि वो उन दोनों को घर से निकाल दे, पर जॉन की मर्जी के बगैर वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करने का सोचती है और कहती है, आप लोग हमारे घर रह सकते हैं, हम आप लोगों को खाना देंगे, लेकिन उसके बदले आप लोगों को घर के सारे काम करने पड़ेंगे। शाम ये लोग बातें करते हुए ही गुजार देते हैं। रात होने पर जब वो पूछते हैं कि हमें कहाँ सोना है, तो कैरन उन्हें कहती है, यहीं लाउंज में मैट्रेस पर। ये सुनकर वो कैरन को नीचा दिखाने लग जाती है। ओ, आपके घर में सिर्फ एक ही कमरा है, हमारा तो अपार्टमेंट काफी बड़ा है, उसमें काफी सारे रूम्स हैं। उसकी बातों से कैरन बहुत तंग आ चुकी थी। गुस्से में वो जॉन से कहती है, एक तो ये औरत हमारी ही कर रह रही है, ऊपर से हमारी ही बेइज्जती कर रही है, मेरा बस चले तो मैं इसे घर से निकाल दूं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जब पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो बाकी सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने इनकी मदद भी नहीं की। अब रात को अपनी नेबर को तंग करने के लिए कैरन जॉन के साथ शोर मचाने लग जाती है और उसकी नेबर को लगता है कि जैसे ये कोई कंपटीशन चल रहा है। हालांकि ये लड़की एमिली कैरन के ही घर रह रही थी, उसके बावजूद वो कैरन को ऐसे तंग करती थी जैसे कैरन इनके घर में रह रही हो। सुबह को वो काफी टाइम वॉशरूम में फजूल हरकतें करते हुए गुजार देती है ताकि कैरन को बाहर वेट करना पड़े और उसे एहसास हो कि उसके घर में सिर्फ एक ही वॉशरूम है। खाने के बाद ली कपल को सफाई करने के लिए कह देती है और वो सारा काम खत्म करने के बाद इन दोनों से कहते हैं, हम भी आप लोगों के घर मेहमान हैं, आप लोग के घर नौकर नहीं है। आज तो हमने सारा काम कर दिया, लेकिन कल से काम आधा आधा होगा। कैरन ने भी तंजिया हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और रात का खाना बनाने चली गई और रात के खाने में उसने मिला दिया वही ड्रग जो वो इन लोगों के घर से ही चुरा कर लाई थी। ड्रग्स की वजह से ये लोग बिना सोचे समझे खाना खाते रहते हैं और खाते रहते हैं। ऐसे ड्रग्स से भी ओवरडोज हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में सो भी जाते हैं। अगले सुबह तक जब ये दोनों नहीं उठे तो कैरन को डर लगा। उसने जब जाकर चेक किया तो उसे पता चला कि ये दोनों ड्रग के ओवरडोज होने की वजह से मर गए हैं। वो नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें मर्डर कहने लग जाएं, इसीलिए वो उन दोनों की बॉडी को घर से बाहर फेंकने का डिसाइड करती है। अभी ये दोनों डिस्कस कर ही रहे थे कि एमिली और उसके हस्बैंड दोबारा जिंदा हो गए, पर इस मर्तबा ज़ॉम्बी बनकर। इनसे बचने के लिए कैरन जल्दी से बंदूक उठाकर इन दोनों को शूट कर देती है और फिर ये दोनों उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और अपना घर साफ कर लेते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने किया था उसके बाद सोना इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दोनों ही सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं और इतनी गहरी नींद सोते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता। बाहर सोल्जर्स आकर ये ऐलान करते रह जाते हैं कि अगर कोई सर्वाइवर इस बिल्डिंग के अंदर है तो वो अपने घर की लाइट ऑन करे ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। सुबह जब ये दोनों उठे तो इन दोनों को एहसास हुआ कि इतने दिन इस तरह एक दूसरे के साथ गुजारने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के दोबारा उसी तरह करीब आ गए थे जिस तरह ये पहले थे। इन दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता चल रही थी। जिस तरह कल इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की और उस सिचुएशन से बाहर निकले, इन दोनों को ये एक दूसरे पर बहुत प्यार आ रहा था। ये लोग काफी सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और कैरन डाइवोर्स लेने का भी अपना फैसला वापस ले लेती है और जॉन से कहती है कि जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो हम एक बेबी जरूर अडॉप्ट करेंगे। अब क्योंकि दोबारा से इनके एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही थी तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए जॉन प्यारा सा अपना घर सजाते हुए कैंडल लाइट डिनर की तैयारी करता है। ये शाम दोनों ने बहुत अच्छे से गुजारी थी। अभी ये एक दूसरे के बहुत करीब ही आने वाले थे कि इन्होंने डोर पर नॉक सुनी। दोनों डर गए। अपने आप को तैयार करते हुए ये लोग दरवाजे की तरफ गए तो इन्हें पता चला कि बाहर मिलिट्री आई थी इन्हें रेस्क्यू करने के लिए। इन्होंने बिना डरे दरवाजा खोल दिया पर पता चला कि ये तो ठग्स थे। मिलिट्री का बहाना करते हुए
इन लोगों ने दरवाजा खुलवा लिया था और ये लोग अब अंदर आ जाते हैं। इनका लीडर आकर सबसे पहले जॉन को थप्पड़ मारते हुए नीचे गिरा देता है और कैरन को बालों से पकड़ लेता है। अपने आदमियों से वो यहाँ पर खाने पीने की और जरूरी चीजें इकट्ठी करने को कहता है और खुद कैरन को लेकर कमरे में चला जाता है। और जैसे ही वो कैरन के करीब आने वाला था, कैरन ने जोर से पाँव उसके जिस्म पर मारा और उसके बाद उसे पकड़ते हुए नीचे गिराकर उसकी गर्दन में सीजर स्टैब करने लगी। आखिर इतने दिन की ट्रेनिंग का कुछ फायदा तो हुआ था। ये सारी आवाजें सुनकर दोनों आदमी भी अपने लीडर को चेक करने के लिए अंदर आ जाते हैं और जब देखते हैं कि उनका लीडर तो मर गया है तो दोनों एक साथ कैरन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर इससे पहले कि वो कैरन को कोई नुकसान पहुंचाते, जॉन गन लेकर यहाँ पर आ जाता है और दोनों को शूट करके मार देता है। जिसके बाद ये दोनों इन तीनों डेड बॉडीज को भी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और फिर सुकून से बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ ही देर में इन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है। बिना कुछ सोचे समझे ये लोग विंडोज की तरफ गए थे और जोर जोर से विंडोज नॉक करते हुए इन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर तक इनकी आवाजें जाना नामुमकिन था। इन्होंने अपार्टमेंट से बाहर जाने का डिसाइड किया, लेकिन जैसे ही अपना अपार्टमेंट खोला तो कॉरिडोर ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। वो ज़ॉम्बीज इनके घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं और ना चाहते हुए भी इन्हें ज़ॉम्बीज को मारते हुए अपने घर को बंद करना पड़ता है। पर इस सब के दौरान इन्होंने नोटिस किया कि जॉन के ऊपर बहुत सारा ज़ॉम्बीज का ब्लड गिर गया था, जिसमें ज़ॉम्बी वायरस भी था और अब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी जा चुके थे। कैरन अलग पैनिक हो रही थी क्योंकि इनके पास अब खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा था। जॉन उसे प्रॉमिस करता है कि तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं फूड का इंतजाम करके लाऊंगा। आधी रात में कैरन की आंख खुलती है कुछ शोर से। वो देखती है कि जॉन बाहर बैठा हुआ कुछ लकड़ी की स्टिक्स को शार्प कर रहा था। उसने अपने पास कुछ चीजें भी रखी हुई थी। कैरन जब उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। कैरन कहती है नहीं, अकेले नहीं, ये मुश्किल हम दोनों की है और हम दोनों इकट्ठे ही लड़ेंगे। ये कहते हुए वो खुद भी तैयार हो जाती है और ये दोनों बाहर चले जाते हैं। ये लोग बाहर तो गए थे, लेकिन बाहर इनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बी से हो गया था, जिनसे लड़ते लड़ते ये कमजोर हो गए थे। इसीलिए खाली हाथ ये लोग घर वापस लौट आए। पर आते ही कैरन शॉक हो गई क्योंकि उस सारी लड़ाई में ज़ॉम्बी ने उसकी टांग पर काट लिया था। वो घबरा गई कि वो अब ज़ॉम्बी बन जाएगी, पर जॉन ने उसे सहारा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़ॉम्बी वायरस इतनी जल्दी बॉडी में नहीं फैलता। वैसे भी साइंटिस्ट ने अब वैक्सीन तैयार कर ली है, तुम्हें कुछ भी होने से पहले मैं तुम्हें वो वैक्सीन लाकर लगा दूंगा। कैरन इस टाइम तो रिलैक्स हो जाती है, पर अब चीजें उसके साथ काफी वियर्ड होना शुरू हो जाती हैं। उसे अब वाइन अच्छी नहीं लग रही थी। रात में अजीबोगरीब नाइटमेयर्स आकर वो उठ जाती है और नींद में ही चलने लगती है। सुबह होते ही वो इस अपार्टमेंट से भाग जाने का डिसाइड करती है और जॉन उसे पीछे से रोक देता है। कैरन उसे सच बता देती है कि मुझे अजीब सी भूख लग रही है, खाना भी इस भूख को नहीं मिटा रहा और अब मैं अंदर नहीं रहना चाहती। जॉन उसे रोककर किचन में चला जाता है और अपने हाथ पर कट लगाते हुए अपना खून एक ग्लास में जमा करके कैरन के सामने रखता है। उसकी खुशबू सूंघते ही कैरन पागल हो जाती है और फौरन वो सारा खून पी लेती है। ये खून पीकर उसे अच्छा लगा था, पर वो जॉन से कहती है कि तुम कितनी भी मर्तबा अपने आप को हर्ट करोगे मेरी भूख मिटाने के लिए। जॉन कहता है ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मुझे उम्मीद है कि हमारी मदद को जरूर यहाँ पर कोई आएगा। ये सारी बातें करने के बाद जॉन को रियलाइज होता है कि वो बहुत ऊंचा भूल गया था, इसलिए कैरन को गले लगाकर वो सॉरी करता है और कैरन उससे कहती है फौरन अपने जख्म को बांधो, मुझे तुम्हारे अंदर से खून की जो स्मेल आ रही है उससे भूख मेरी भड़क रही है। थोड़ी देर बाद कैरन जब नहाने जाती है तो उसे ख्याल आता है कि वो अपने आप को मार दे, लेकिन तभी जॉन उसके पास दोबारा अपना खून लिए आ जाता है। ये लोग पूरी रात एक साथ गुजारते हैं और सुबह जब जॉन उठता है तो देखता है कि कैरन उसके पास नहीं थी। वो वॉशरूम में गया चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे बस एक नोट मिला। कैरन उसे थैंक यू कह रही थी, उसे एक बेहतरीन लाइफ देने के लिए। इस लेटर में उसने बताया कि मुझे नाइटमेयर्स आ रही हैं जिनमें मैं एक ज़ॉम्बी बन रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस सब का शिकार बनो, इसीलिए मैंने अपने आप को नर्सरी में लॉक कर लिया है। बिना टाइम वेस्ट किए जॉन नर्सरी के अंदर जाता है और देखता है कि अब कैरन पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। उसने अपने ऊपर एक पेपर लिखकर लगाया हुआ था, लव मी और किल मी। जॉन की समझ में कुछ नहीं आता। वो ड्रिंक करता है और फिर एक गन लाकर कैरन को मारने की कोशिश करता है और इतनी ही देर में बाहर दरवाजा भी नॉक होना शुरू हो जाता है। इस टाइम बाहर मिलिट्री आई थी, यानी इन्हें रेस्क्यू करने के लिए लोग आ गए थे फाइनली। और वो लोग जब पूरा अपार्टमेंट चेक करते करते नर्सरी रूम में पहुंचे तो दिखाया गया कि दोनों ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। जॉन कैरन को मार नहीं पाया था, बल्कि उसने अपनी लाइफ को कैरन की ही लाइफ जैसा बना लिया था ताकि जो भी हो दोनों को एक साथ ही हो।
यहाँ मिलिट्री के लोगों को हुक्म मिला हुआ था कि इन्फेक्टेड लोगों को देखते ही मार दिया जाए और सिर्फ इंसानों को ही रेस्क्यू किया जाए। इन दोनों को ही देखकर मार दिया जाता है और बस इन्हीं को दिखाते हुए ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।